क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है? दरअसल ये चर्चाएं तब उठने लगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों को दिल्ली में 24 जून को एक बैठक के लिए बुलाया, चर्चा के लिए बुलाया। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, ये हर कोई जानना चाहता है। हालांकि कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां यानी कि पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने ही इस बैठक का स्वागत किया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। क्या 370 जिसे कि 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था उसे दोबारा से बहाल किया जाना है, या फिर जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाने वाला है? क्या होने वाला है? इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में भी कौन रहे होंगे। इन सवालों का जवाब देंगे इसी वीडियो में हम, और हमारे तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तो हर किसी का पहला सवाल यह है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? कुल मिलाकर दो अटकलें लगाई जा रही है कश्मीर को लेकर कि सरकार कुछ फैसला कर सकती है। दो अटकलें क्या है? एक तो यह है कि जम्मू और कश्मीर को दो राज्यों में या दो भागों में और बांट दिया जाएगा। पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था जिसके 3 हिस्से थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लेकिन भारत की संसद ने जो फैसला किया, सरकार ने जो फैसला किया, उसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब क्या जम्मू कश्मीर के भी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी दो टुकड़े होंगे? ये एक अटकल लगाई जा रही थी या लगाई जा रही है अब भी। और दूसरा कि क्या जो जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको क्या राज्य का दर्जा फिर से मिल जाएगा? अभी वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये दो जो अटकलें हैं इस पर अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है या हमें क्या पता है? ये पता है कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से 8 दलों के 14 नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। और ये बैठक में क्या फैसला होगा, इसका क्या एजेंडा होगा, इसी पर सबकी नजर है। दूसरा सवाल ये है कि 24 जून को जो ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, ये आखिर हो क्यों रही है? ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जब 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े राजनीतिक दल थे, जो खास करके क्षेत्रीय दल थे, उसके जो भी सक्रिय नेता थे, जैसे कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, या तो केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर के नेताओं की कोई बातचीत या कोई डायलॉग नहीं हो रहा था। तो 2 साल बाद लगभग अब ये पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन नेताओं से सीधी बातचीत करेंगे। इस बातचीत का एजेंडा क्या है ये अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन मोटा मोटा ये माना जा रहा है कि ये अगले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने के लिए जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसके लिए एक सहमति बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। तो सहमति में क्या सबसे बड़ी अड़चन है ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कहा ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इसकी एक असेंबली होगी, इसकी एक विधानसभा होगी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली की विधानसभा है। तो वो विधानसभा बनाने में अब अड़चन ये है कि डीलिमिटेशन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी जो सीटें हैं इस विधानसभा में उसका आकार क्या होगा उसको नए सिरे से तय किया जाना है। और उसके लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक डीलिमिटेशन कमीशन बना है। तो इस कमीशन में यानी जब नई सीटों का फैसला होगा कि नई सीटें कैसे होंगी, किस विधानसभा में या किस लोकसभा में कितने कौन सा एरिया आएगा, ये सब तय करने के लिए जो प्रोसेस है उसको शुरू करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये बैठक की जा रही है, ऐसा अनुमान है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा इस बैठक का बाहर नहीं आया है। तीसरा सवाल जो हर किसी के मन में है और वो ये है कि क्या अनुच्छेद 370 वापस बहाल कर दिया जाएगा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS, ये पिछले 70 सालों से इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, यानी 2 कानून नहीं चलेंगे, 2 झंडे नहीं चलेंगे। और 370 को हटाने के लिए ये इसका कोर एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पूर्ववर्ती थे भारतीय जनसंघ। तो इन्होंने 2019 में अपने बहुमत के बल पर यह फैसला किया है कि 370 को खत्म कर दिया है उन्होंने। तो अब ये सरकार इसको वापस लाएगी ये तो कहीं दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। दूसरा तरीका सिर्फ यही हो सकता है
कि कोई दूसरी सरकार आए और इस फैसले को पलटे, जो कि अभी नामुमकिन लगता है। सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि 370 की वापसी हो जाए, क्योंकि 370 आर्टिकल को जब हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लगाई गई है और इनकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है ठीक से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगा कि क्या ये 370 को हटाना ये सही फैसला था या नहीं, तब तो ये संभव है कि उसकी वापसी हो जाए। लेकिन इस सरकार के रहते हुए आर्टिकल 370 की बहाली होगी, ये असंभव है। चौथा सवाल यह है कि जिस अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था वो आखिर था क्या? कोई 580 या 500 से अधिक रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, उनको मिलाकर ये देश बना है। तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी भारत में विलय की आज़ादी के समय, तो उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, इन्होंने एक शर्त रखी भारत में शामिल होने के लिए कि मेरी ये शर्त है कि जम्मू कश्मीर को ये विशेष अधिकार मिले। और विशेष अधिकार ये थे कि उसका अपना संविधान होगा, भारत का संविधान उस पर पूरी तरह से लागू नहीं होगा। यानी भारत सरकार जो कानून बनाएगी वो जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ के लोग, वहाँ की असेंबली नहीं मानेगी, तब तक वो लागू नहीं हो सकते। तो मोटी बात ये समझ लीजिए कि भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जो कानून बाकी देश पर लागू होता था वो बिना उनकी मंजूरी के वहाँ पर लागू नहीं हो सकता था। इसी का परिणाम ये था कि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो असेंबली थी, उसके पास ये विशेष अधिकार था कि वो ये तय कर सके कि इस राज्य का नागरिक कौन हो सकता है, परमानेंट रेसिडेंट कौन हो सकता है। इसके चलते वहाँ कोई बाकी भारत का नागरिक जो था वो जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, उसे नौकरी जम्मू कश्मीर की तरफ से सरकारी नौकरी मिलने में अड़चन थी। तो ये सारी कानूनी बाधाएं थी। लेकिन मोटी बात यह है कि जो भी कानून इस देश के लिए बनता था, उस कानून को वहाँ लागू करना उनकी सहमति के बिना संभव नहीं था। अभी जब केंद्रीय कोई कानून बनता है तो वो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन 2019 से पहले हर कानून के मामले में ये स्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं थी। एक विशेषाधिकार दिया गया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा, तो ऐसे में जब ये जो फैसला किया गया कि 370 जो विशेषाधिकार था उस राज्य का वो हटा लिया गया, तो बहुत बवाल हुआ, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में बवाल हुआ। लेकिन अब 2 साल बाद हम देख रहे हैं तो वहाँ पर शांति है, 370 को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं है। और ऐसे में सरकार को ये लगता है कि वो बातचीत करके एक तरह से नॉर्मल सी या एक आम जनजीवन या आम दिशा में वो बढ़ सकती है। अगला सवाल ये है कि क्या घाटी में चुनाव होने वाले हैं? तो अगर आप ये समझिए कि पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाया जाए। अब एक बात ध्यान दीजिए कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 ही चुनाव हुए हैं, एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के और एक हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। तो जो पॉलिटिकल प्रक्रिया होती है जिसमें कि राजनीतिक दल भाग लेते हैं, वो अपना चुनाव लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो जो पहला चुनाव हुआ था वो था ब्लॉक डेवलपमेंट का, उसमें इन किसी भी दलों ने भाग नहीं लिया था। दूसरा चुनाव हुआ था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, उसमें सारी पार्टियों ने, जो गुपकार अलायंस जिसको कहते हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। तो अब बात ये हो रही है कि विधानसभा का चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो जो कानून, जो इन राज्यों को जब रीऑर्गेनाइज करने का जो कानून पारित हुआ है, इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी इसमें 114 सीटें होंगी। अब ये 114 सीटों में भी एक बात समझ लीजिए, भारत के हिसाब से जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसकी भी 24 सीटें शामिल है, यानी कुल 90 सीटें होंगी। इसको डीलिमिटेशन करने के लिए कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन में जस्टिस रंजना देसाई तो है ही है, इसको एसोसिएट मेंबर्स भी है, 5 जो सांसद रहे हैं वहाँ पे, उनमें से 3 जो है वो कश्मीर के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला है, और भी 2 सांसद हैं, और 2 भाजपा के हैं। तो जो 3 सांसद हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अब तक इसकी बैठक का बहिष्कार करके रखा है, यानी वो ये जो डीलिमिटेशन को लेकर जो बैठकें हो रही है उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इनको मनाना चाहती है कि आप भी इसका हिस्सा बनिए। जब ये सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जब सीटें तय होंगी कि कौन सी सीट क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया पहले भी बाकी देश में हो चुकी है 2009 के चुनाव से पहले। तो लगभग वही बात दोबारा से जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। तो अब एक बात ये मानी जा रही है कि ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को भी बढ़ावा देने के लिए, उसमें भी तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं इन नेताओं से कि आप भी शरीक होइए और हम विधानसभा चुनाव करवाएंगे। अभी जो कमीशन है इसकी मियाद जो थी, इसको काम करना था, वो मार्च में ख़त्म हो चुकी है, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए।
तो ये 1 साल के भीतर काम करना है, यानी ये जब काम खत्म हो जाएगा, अगर 1 साल के पहले हो जाए या 1 साल के बाद में, उसके बाद में विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के भीतर। पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर तमाम अलग अलग विपक्षी पार्टियां, क्या ये तमाम पार्टियां इस सर्वदलीय बैठक में 370 बहाल करने से कम मान जाएंगी? अब जब नेता भी ये देख रहे हैं कि 370 के नाम पर वो बहुत दिनों तक कश्मीर के लोगों में राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जैसे उन्होंने मान लीजिए पहले उन्होंने कहा था कि हम किसी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, फारूक अब्दुल्ला जब ये मीटिंग में शामिल नहीं हुए डिलिमिटेशन कमीशन के, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें शामिल ही नहीं होना चाहते, क्योंकि हम ये जो कानून जिस तरह से बनाया गया है, जहां से ये पैदा हुआ है, उसकी जड़ में ये है कि आपने 370 को खत्म कर दिया। लेकिन पिछले लगभग 2 सालों में हालात बदले हैं और ये पार्टियां भी अब समझ रही है कि भाई वहां पर आप सिर्फ 370 के नाम पर नहीं चल सकते हैं। इन्होंने जब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट यानी जो जिला स्तर के जो चुनाव हुए उसमें जब उन्होंने भाग लिया है, तो ऐसा लगता है कोई कारण नहीं है कि ये पार्टियां जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी शामिल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपनी मांग पर कायम रह सकते हैं कि हम 370 की बहाली चाहते हैं, उसके रेजोल्यूशन पास करते रह सकते हैं, लेकिन इनको भी समझ में आ रहा है कि इन पार्टियों को अब जो प्रक्रिया पॉलिटिकल उसमें शामिल होना पड़ेगा और सरकार में भागीदारी उनको चाहिए इसके लिए। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में एनएसए अजीत डोभाल का नाम भी आ रहा है इस मीटिंग को करवाने के पीछे, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? अजीत डोभाल का नाम बार बार हम सुनते हैं कश्मीर के संदर्भ में या कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है उस बारे में, तो अजीत डोभाल जो हैं वो भारत के एनएसए हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ऐसी कोई भी गतिविधि होती है खास करके कश्मीर को लेकर, तो उसकी एक भूमिका उनकी रहती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैठक अब 24 जून को होने जा रही है, उसमें पर्दे के पीछे डोभाल साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने इनफॉर्मली सब लोगों से बात की है, उन्हें इस बात के लिए मनाया है कि वो इस बैठक में शरीक हो और हम सिर्फ 370 की बात पर अड़े ना रहें, हम इससे आगे बढ़ें। इन सवालों के अलावा भी क्या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और हम कोशिश करेंगे ये आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में, और वीडियो नहीं तो कमेंट में हम जरूर देंगे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।